गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज हम बात करेंगे सदस्य और अंशधारी यानी कि मेंबर और शेयर होल्डर में अंतर। देखिए, इसके बारे में आपको काफी कुछ पता लग गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कौन व्यक्ति कंपनी का सदस्य होता है और कौन व्यक्ति कंपनी का अंशधारी माना जाता है। तो इसके डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सिस्टम हमारा वही रहेगा, डिफरेंसेस में क्रम संख्या, अंतर का आधार, सदस्य और अंशधारी। तो कंपनी का सदस्य कौन होता है? पहला पॉइंट, सदस्य रजिस्टर में नाम का उल्लेख। बात करते हैं सदस्य रजिस्टर में नाम का उल्लेख। तो सदस्य का, कंपनी के जो सदस्य है उसका नाम सदस्य रजिस्टर में लिखा जाता है, और अंशधारी का सदस्य रजिस्टर में नाम का उल्लेख नहीं होता। सदस्य रजिस्टर में नाम का उल्लेख नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, आवश्यक में अब सदस्य के बारे में लिखिए। कंपनी का सदस्य है उसका अंशधारी हो सकता है, आवश्यक नहीं है, हो सकता है, उसका अंशधारी हो सकता है। सदस्य है, कंपनी के शेयर्स ले सकता है। सदस्य कौन होता है? जो कंपनी का प्रवर्तक होता है। मैंने आपको पहले भी कहा, जो कंपनी की स्टार्टिंग की प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है। कौन? 7 मेंबर। निजी कंपनी में 2 मेंबर और सार्वजनिक कंपनी में 7 मेंबर जो कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं है, ये तो मिनिमम बताया है। स्टार्टिंग में 5, 7, 10, 15, 20 जिन्होंने, वो सारे सदस्य माने जाएंगे जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। अंशधारी कौन होता है? जो कंपनी का शेयर्स नहीं, अंश अधिपत्र ले लेता है। उसके पास अंश प्रमाण पत्र नहीं होता, अंश अधिपत्र होता है, वो अंशधारी माना जाता है। और जिसके पास कंपनी का अंश प्रमाण पत्र होता है वो कंपनी का सदस्य माना जाता है। जो मौजूदा है उसी का नाम सदस्य रजिस्टर में लिखा जाता है, इनका नाम सदस्य रजिस्टर में नहीं लिखा जाता। उसके बाद इसका जो उसका अंशधारी कंपनी का सदस्य हो सकता है, जबकि अंशधारी कंपनी का सदस्य आवश्यक नहीं है। जबकि अंशधारी कंपनी का सदस्य आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी आपने कंपनी की प्रारंभिक अवस्था में क्या किया, कंपनी का साथ दिया, आपने बाद में भी तो उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो ना, आप कर सकते हो। तो वो व्यक्ति कंपनी का अंशधारी माना जाएगा। जो प्रारंभिक अवस्था में जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया वो कंपनी के सदस्य माने जा सकते हैं। और सही रूप से जो सदस्य होते हैं, जो कंपनी को निर्माण अवस्था में से लेकर व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था तक लेकर आते हैं, वही व्यक्ति सही रूप से कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। प्रवर्तन अवस्था से व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट आता है अंश पूंजी। अब जो सदस्य है, प्रत्येक सदस्य कंपनी चाहे, यानी कि प्रत्येक समामेलित कंपनी चाहे अंश पूंजी वाली हो या बिना अंश पूंजी वाली, उसके धारक कंपनी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक कंपनी चाहे अंश पूंजी वाली या बिना अंश पूंजी वाली, इसके धारक कंपनी के सदस्य होते हैं। और अंशधारी केवल अंश पूंजी वाली कंपनी के ही होते हैं। अंशधारी केवल अंश पूंजी वाली कंपनी के अंशधारी होते हैं। स्थिति, चौथा पॉइंट आ जाता है स्थिति
सदस्य की स्थिति क्या होती है? कंपनी की सदस्यता कंपनी की व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त करती है, जिसे प्राप्त करना अंशों के स्वामित्व के साथ साथ अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। यह कंपनी व्यक्ति की स्थिति प्रकट करती है। जो कंपनी का सदस्य होता है उसकी स्थिति कहां से पता लगती है? सदस्य रजिस्टर से। और इनकी स्थिति अंशधारी का विचार केवल संपत्ति से संबंध रखना होता है। इनकी स्थिति संपत्ति से संबंध रखना मतलब इन्होंने कंपनी की जो इश्यूड शेयर्स जो किए हैं स्टार्टिंग से नहीं बाद में, वो उनकी एसेट्स मानी जाती है। इनकी स्थिति में अंश हस्तांतरण तो सदस्य है, यदि कोई अंशधारी सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण करता है तो जिसके पक्ष में यह हस्तांतरण करता है वह उस समय तक सदस्य नहीं बन सकता जब तक उसका नाम सदस्य रजिस्टर में नहीं लिख दिया जाता। यानी कि जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया है वह तब तक सदस्य नहीं बन सकता जब तक सदस्य रजिस्टर में उसका नाम लिख नहीं दिया जाता। ठीक है। और अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण करता है तो हस्तांतरण रीति शीघ्र अंशधारी बन जाता है। अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण करते ही हस्तांतरण रीति शीघ्र ही अंशधारी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद अंश अधिपत्र का धारक अंश अधिपत्र का धारक जो अंश अधिपत्र का धारक होता है, ठीक है, तो वह कंपनी का सदस्य नहीं माना जाता। कंपनी का सदस्य नहीं माना जाता अंश अधिपत्र का धारक। ठीक है। और यह एक अंश अधिपत्र का धारक कंपनी का अंशधारी माना जाता है। अंश अधिपत्र का धारक कंपनी का अंशधारी माना जाता है। ठीक है। उसके बाद मृत सदस्य, एक मृत सदस्य का उत्तराधिकारी उस समय तक सदस्य नहीं होता। यहां पे लिख देती है मृत सदस्य, तो इसका उत्तराधिकारी तब तक सदस्य नहीं होता जब तक उसका नाम सदस्य रजिस्टर में नहीं लिखा जाता। और जबकि एक मृत सदस्य का उत्तराधिकारी अधिनियम के साथ तत्काल ही अंशधारी बन जाता है। कौन? यानी कि उत्तराधिकारी। यहां पे बात सीधी सी है, उत्तराधिकारी तत्काल ही अंशधारी बन जाता है। तो उसके बाद अब बात आती है दिवालिया होना। दिवालिया होना, अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है तो उस दशा में राजकीय प्रापक या सरकारी प्रापक या उत्तराधिकारी का नाम सदस्य रजिस्टर में लिखा जाता है। ठीक है ना। यानी कि सदस्य हो सकता है क्योंकि सदस्यता के लिए अंशों की रजिस्ट्री
या अंशों के राइट्स का अधिकार उसे दे दिया जाता है। ठीक है, और अंशधारी की दिवालिया होने की दशा में उसका नाम उसका गवर्नमेंट प्रापक यानी कि सरकारी प्रापक अंशधारी हो जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार भी रखता है। इसका गवर्नमेंट यानी कि सरकारी प्रापक क्या होगा, वो इसका उत्तराधिकारी माना जाता है अंशधारी के दिवालिया होने में। पूरा बात नहीं लिख रहा, आपको पहले भी बताया था मैंने। तो उसके बाद सभाओं संबंधी अधिकार, सभाओं से संबंधित अधिकार, अंशधारी को सभा की सूचना, मतदान, सदस्य को तो सारे ये अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि अंशधारी को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। ठीक है, उसके बाद लाभांश, इन्हें प्राप्त करने का अधिकार है यानी सदस्य को, कंपनी के प्रत्येक सदस्य को लाभांश प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। लाभांश प्राप्त होना आवश्यक नहीं है, और जबकि अगर इनकी लाभांश की घोषणा हो गई तो वो इन्हें प्राप्त होगा अगर घोषणा कर दी गई। उसके बाद न्यायालय के आदेश का प्रभाव, लास्ट, न्यायालय के आदेश का प्रभाव। देखिए इसमें क्या होगा, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराने के लिए आदेश दे सकती है। किसी भी व्यक्ति को सदस्य यानी सीधी सी बात है सदस्य बनाने के लिए आदेश दे सकती है, और इसमें न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अंशधारी नहीं बना सकती, अपने आदेश देकर अंशधारी नहीं बना सकती। इसमें पूरा आपको बता दूं कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपने आदेश से किसी भी व्यक्ति को अंशधारी नहीं बना सकती। कोई भी व्यक्ति को अंशधारी नहीं बना सकती, लेकिन कंपनी का सदस्य बना सकती है। ठीक है, तो ये थे अंशधारी और सदस्य में अंतर। कल हम बात करेंगे कि एक सदस्य बनने की क्या विधि है और कब उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।